एसआईआर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में अगर मैं एक लाइन में कहूं तो प्रतिक्रिया यह निकल करके सामने आई है कि आज न्यायपालिका के लिए काला दिन है। आज संविधान का आखिरी स्तंभ, अंतिम स्तंभ, उसके भी कुछ हिस्से जो बचे हुए थे वो भी गिर गए हैं। समझने वाली बात यह है कि बिहार में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार में जब एसआईआर हुई, ज्ञानेश कुमार साहब के नेतृत्व में जब बिहार में पहला चुनाव हुआ, उस दौरान जो एसआईआर हुई, उस एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आज आना था और यह फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। कब? 29 जनवरी को। समय पर गौर कीजिए आप, 29 जनवरी को बिहार में एसआईआर जो हुई थी वो वैध थी या अवैध थी, इस फैसले को 29 जनवरी को सुरक्षित रख लिया गया था। सुरक्षित रखने का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो उसी दिन कर दिया था, 29 जनवरी को ही, आज केवल उसे सुनाया है। अब दो बातें यहां पर समझिए आप। अगर मान लीजिए कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर का फैसला, चुनाव आयोग का जो फैसला था, चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से संवैधानिक थी, अगर आज जो ये फैसला आया है, इस फैसले की जगह पर अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये कह देता कि एसआईआर की प्रक्रिया वो अवैध थी, चुनाव आयोग का तरीका वो असंवैधानिक था, तो इसका मतलब है कि बिहार का जो चुनाव था वो रद्द करना पड़ सकता था, या बिहार की जो सरकार थी उस सरकार के ऊपर ही सवाल खड़े हो जाते। उसके बाद में बंगाल के अंदर चुनाव हुआ और बंगाल के चुनाव से पहले भी एसआईआर हुई, और अगर एसआईआर का तरीका वो आज असंवैधानिक करार कर दिया जाता तो बंगाल की सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाते। अब आपको लग रहा होगा कि साहब जब सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, 29 तारीख को फैसला लिख दिया था, तो 29 तारीख को ही लिख दिया था कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये वैध है, ये 29 तारीख को ही लिख दिया था, आज केवल उसे सुनाया है। इतना लंबा टाइम क्यों लिया? दूसरी बात कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के अब विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई है, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसआईआर को लेकर के जो लड़ाई लड़ रहे थे प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि साहब ये न्यायपालिका के लिए काला दिन है। अब आप सोचिए कि ये एसआईआर की प्रक्रिया जो अब 13 राज्यों में और होने जा रही, जिसमें 37 करोड़ वोटर हैं, और उसमें जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को वैध कहा, तो उसमें नागरिकता को लेकर के सवाल एक तरीके से खड़े हो गए, जबकि चुनाव आयोग का नागरिकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। नागरिक कोई इस देश का है या नहीं है, इस बात को तय करने का अधिकार सिर्फ गृह मंत्रालय के पास है। लेकिन चुनाव आयोग ने जो कहा है, इसके बाद में आपकी जो नागरिकता है, विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से अब चुनाव आयोग वो तय करेगा, चुनाव आयोग नागरिकता तय करेगा, ये विपक्ष का आरोप है। सुनिए जरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार आयोग के पास में नहीं होगा। अब ये जो चुनाव आयोग की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कहा गया चुनाव आयोग के लिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझिए जरा। और इसमें इन 4 लाइनों के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है, और आगे जो एसआईआर की प्रक्रिया अब आगे होने वाली है उसमें बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े हो रहे हैं। देखिए इसमें ये कह रहे हैं, कोर्ट ने आज ये कहा है चुनाव आयोग के लिए कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है। अब चुनाव आयोग क्यों नागरिकता की जांच करेगा? लेकिन आगे लेकिन शब्द जोड़ दिया, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से
गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार वो आयोग के पास में नहीं रहेगा। तो भैया जब इसके पास में अंतिम रूप से अधिकार है ही नहीं, तो इसको ये जो संदिग्ध तौर पर किसी वोटर को आप जो है उसकी नागरिकता पर सवाल खड़े करेंगे, और उसके बाद में प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यह है कि अगर मान लीजिए किसी आदमी का, ये आज जो 5 बातें कही है उसमें 5वीं बात देखिए आप, ये 5वीं जो है वो लाइन देखिए, और इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी आदमी का एसआईआर के तहत नाम काट दिया गया है तो उसका क्या होगा। मतलब अब आपके राज्य में एसआईआर होने वाली है, या बिहार में हुई है, बंगाल में हुई है, और जिसका नाम कट चुका है, एसआईआर में जिसका नाम नहीं आया, वोटर लिस्ट में जिसका नाम नहीं आया, तो उसको क्या करना होगा अब? तो उसको यह करना होगा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, उनके मामले में चुनाव आयोग को 4 हफ्ते के भीतर नागरिकता तय करने वाली संबंधित सरकारी एजेंसी को नाम भेजने होंगे। यानी चुनाव आयोग को संबंधित सरकारी एजेंसी के पास में नाम भेजने होंगे। दूसरा, उस एजेंसी को उस आदमी को नोटिस देना होगा। तीसरा, उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना होगा। चौथा, और यह सब कुछ चुनाव से पहले करना होगा। अब आसान भाषा में समझिए, कोई आदमी है, मान लीजिए कि राम नाम का कोई शख्स है, एक आदमी है, उसका नाम है राम, और राम का नाम वो वोटर लिस्ट में नहीं आया है। अब राम को क्या करना है? राम को कुछ नहीं करना है। राम का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, या राम से किसी की अगर भावना या हाथ हो तो मैं उसको सुमित कर लेता हूं, क्योंकि आज के वक्त में आपको जानते हैं कि भैया पता नहीं 1 सेकंड के अंदर भावनाएं हाथ हो जाती है। तो चलिए, सुमित है कोई आदमी, तो सुमित, उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो सुमित का नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं है तो चुनाव आयोग उसको सुमित का नाम वो सरकारी एजेंसी को भेजना है, और सरकारी एजेंसी जो नागरिकता तय करती है वो उसके नाम को देखेगी कि यह आदमी देश का नागरिक है या नहीं है। दूसरा काम, 4 हफ्ते के भीतर भीतर यह काम करना पड़ेगा। यानी जैसे ही एसआईआर की लिस्ट आई, एसआईआर की लिस्ट में सुमित का नाम नहीं है, सुमित का नाम जो है वो भेज दिया गया, कहां पर? नागरिकता तय करने वाली यानी गृह मंत्रालय में भेज दिया गया, और गृह मंत्रालय में जब उसको भेज दिया गया तो गृह मंत्रालय को सुमित को नोटिस देना है। सुमित को कुछ नहीं करना है, सुमित को नोटिस देना है। अब सुमित का काम शुरू होता है। सुमित को जो है वो अब तय करना पड़ेगा कि वो इस देश का नागरिक है, वो बताएगा, वो सबूत देगा अपनी तरफ से। अब तक क्या था? अब तक ये था कि इसमें चुनाव आयोग को कोई काम नहीं था। अगर कोई आदमी इस देश का नागरिक नहीं है तो चुनाव उस पर जो है वो गृह मंत्रालय अपनी रिपोर्ट रखता था। गृह मंत्रालय जो है वो साबित करता था कि भाई तुम्हारे पास में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम इस देश के नागरिक नहीं हो। लेकिन अब चुनाव आयोग जो है वो भेज रहा है गृह मंत्रालय को, और चुनाव आयोग को जो गृह मंत्रालय है वो नोटिस भेजेगा, और नोटिस भेजने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आपको साबित करना है कि साहब मैं हूं इस देश का नागरिक। और बड़ी बात यह है कि यह सारा काम चुनाव से पहले पहले होना चाहिए। लेकिन मजेदार बात आप यह सुनिए कि बिहार के अंदर जो एसआईआर हुआ था, बिहार में एसआईआर में जिन लोगों के नाम काटे गए थे, उन लोगों के ऊपर जो 4 हफ्ते की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आज कही गई है, अभी तक नहीं हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री भी बदल गए, नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी आ गए। उधर बंगाल के अंदर भी 27 लाख वोटर थे। तो ये आखिरकार जो हो रहा है, ये क्या फिर ये है कि जहां जहां पर सरकार नहीं थी वहां वहां पर सरकार? मैं बहुत कुछ आगे इस पर कहना नहीं चाहता हूं। आप इस मामले में प्रशांत भूषण क्या कह रहे हैं जरा वो सुनिए। प्रशांत भूषण, उन्होंने जो है वो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुनाते हुए एसआईआर की प्रक्रिया को सही ठहराया है। कई राज्यों में चुनाव इसी एसआईआर के आधार पर पक्षपातपूर्ण तरीके से चुनाव आयोग द्वारा करवाए गए, जिसमें 10% से अधिक मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, और यह प्रक्रिया पूरी तरह से अपारदर्शी थी। न्यायपालिका के लिए काला दिन है। यहां पर प्रशांत भूषण वो इस बात को कह रहे हैं कि आपने ये जो 4 सप्ताह का समय है ये नहीं दिया। दूसरी बात ये है कि 10% से अधिक लोगों के नाम काट दिए, और इसी एसआईआर के जरिए आपने चुनाव करवाए हैं। और इस पर जो है वो योगेंद्र यादव वो क्या कह रहे हैं? वो योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि खबर यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज एसआईआर को संवैधानिक बता दिया। असली खबर यह है कि अब भाजपा तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए जो
शायद अंतिम स्तंभ था, उसके कुछ हिस्से आज टूट करके गिर गए हैं। गलत खबर सुनी है आपने। खबर ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर ये है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर ये है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर ये है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर ये है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर ये है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाला बागची और एक तीसरे जज साहब और बैठे थे। 3 जजों की बेंच थी, जिसमें जस्टिस विपुल पंचोली। इन 3 जजों की बेंच ने जो है इस पूरे मामले को सुना और इसमें 5 सवाल उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जवाब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो रहे वो मैं आपको बता रहा हूं। पहला, क्या चुनाव आयोग के पास में एसआईआर करने की शक्ति है? जो याचिका थी वो सारी याचिकाएं आज खारिज कर दी गई हैं, लेकिन उन याचिकाओं के अंदर जो 5 सवाल थे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला सवाल, कई याचिकाएं लगाई गई थी, इसमें कई नेताओं की तरफ से इंडिपेंडेंट याचिकाएं भी थी। तो उसमें जो पहला सवाल था वो यही था कि क्या ये जो चुनाव आयोग है वो एसआईआर की प्रक्रिया कर सकता है? तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो सही माना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता है कि एसआईआर करा करके चुनाव आयोग अपने अधिकारों के बाहर जाकर के काम कर रहा है। इसे सिर्फ इसलिए गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह सामान्य प्रक्रिया से अलग था। एसआईआर का मकसद चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करना नहीं बल्कि निष्पक्ष और उसको और पारदर्शी करना था। तो मतलब ये अधिकार तो उसके पास में, चुनाव आयोग के पास में तो था, और इस बात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। दूसरा, क्या इसका कोई वैध उद्देश्य है और क्या इसके लिए जो अपनाए गए उपाय हैं वो सटीक हैं, ये पूछा गया। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वो संतुलित और सही है, इसमें कोई मनमानी नहीं हुई है और इसका मकसद वोटर लिस्ट को सही और साफ रखना है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। कोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने जो कदम उठाए हैं वो जरूरत से ज्यादा सख्त और गलत नहीं है। अब यहां पर भी डिफेंड कर दिया। तीसरा, क्या एसआईआर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 से संबंधित नियमों की विपरीत है? तो इसमें जो है वो कहा गया है कि चूंकि एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और उचित है, इसीलिए यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट का उल्लंघन नहीं करता है और यह कानून तय करता है कि चुनाव कैसे होंगे, कौन वोट दे सकता है, कौन चुनाव लड़ सकता है और कैसे वोटर लिस्ट बनेगी। चौथे नंबर पर जो कहा गया कि क्या चुनाव आयोग के पास में जानकारी या दस्तावेज मांगने का अधिकार है? तो इसमें कहा गया कि चुनाव आयोग ने जिन दस्तावेजों की मांग की है उन्हें मनमाना नहीं कहा जा सकता है। आधार कार्ड समेत 11 तरह के दस्तावेज उनको मान्य माना गया है। कोर्ट के मुताबिक बिना किसी नियम या दिशा निर्देशों के दस्तावेजों की जांच करना भी सही नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के जो याचिकाएं थी, जिसमें जो विपक्ष के नेताओं ने जो अपनी बातें रखी थी, उन सबको खारिज कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साहब, ये जो चुनाव आयोग ने किया है एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैलिड है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें विपक्ष क्या कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रशांत भूषण का एक और ट्वीट आया है अभी, वो देखिए आप। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के फैसले में इलेक्शन कमीशन को खुली छूट दे दी है, जिसका नाम चाहे वो वोटर लिस्ट में डाले, यह बहुत, और जिसका चाहे निकाल दे। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट बन गया है और हमारे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने इस पर डिटेल स्टडी की, जिन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने
इस पर तथ्यों के साथ में अपनी बात रखी, उनकी प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर। और वो कह रहे हैं कि भैया ये तो पूरी तरह से खुली छूट दे दी गई है, यानी सब पर टिक लगा दिया गया है, यस 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 यस। और ये चुनाव आयोग वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर अब काम करेगा। विपक्ष अब चाहे तो इस पर पुनर्विचार याचिका जो है वो दाखिल कर सकता है, और इस पर अब 3 जजों की बजाय जो है वो 5 जजों की बेंच कम से कम बने, वो इस पर सुनवाई करे, तब तो मामला हो सकता है कि आगे सुना जाए। वरना अभी 3 जजों की बेंच है और उसमें सीजीआई खुद थे, मुश्किल काम है। बाकी अब देखना यह है कि इसका असर क्या होगा और विपक्ष जो है वो किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लड़ेगा। क्योंकि एक तो होता है मुद्दे उठाना, मुद्दों पर बात करना, और दूसरा होता है चुनाव में जाकर के लोगों को फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। लेकिन लोगों को आपने अट्रैक्ट कर लिया, मुद्दे आपने उठा लिए, और अगर आपका जो वोटर है उसका वोट ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने सिर्फ और सिर्फ एनजीओ का ही काम किया एक तरीके से, कि बस गली गली में गए, प्रचार करके आ गए, और एनजीओ वालों को बस ताली बजा करके लोग वापस भेज देते हैं। एनजीओ वालों को लोग जो है मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं, समझिए इस बात को। फिर क्या ये सारी राजनीतिक पार्टियां वो एनजीओ पार्टी बन जाएंगी कि बस वो केवल आएंगे कि नीट का पेपर गलत हुआ है, सरकार ने गलत किया है, सरकार को ये नहीं करना चाहिए था, सरकार को ये करना चाहिए था, बस लोग ताली बजाएंगे क्योंकि लोग चुन तो नहीं पाएंगे? ये विपक्ष कह रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।